नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ हमने शुरू करी थी, ये इसका 7 जनवरी 2024 का वीडियो है। मैं विलंब के लिए क्षमा चाहूँगा। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए हम आज के अपने इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो हम अपने पहले करंट अफेयर्स की तरफ पहले न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। हमारा पहला न्यूज़ है, यूनियन कार्बाइड कचरा निपटान। एमपी सरकार को हाई कोर्ट ने दिया 6 सप्ताह का समय। जी हाँ, ये खबर सुर्खियों में क्यों है? आपको ध्यान होगा कि भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी तकरीबन सन 1986 में दिसंबर के महीने में 2-3 दिसंबर को, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। वहाँ पे केमिकल लीक हुआ था और काफ़ी उससे जान माल का नुकसान भी हुआ था। जी है। तो फिर उसी के मामले में अभी उसके जो अवशेष वहाँ पे थे उस फैक्ट्री में, उसके उसके निपटान के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार ने उसका प्रबंध किया था, उसी के रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो मामले का आधार क्या है, हम देखेंगे। मामले का आधार है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को धार जिले के पीथमपुर में, कहाँ पे? धार जिले के पीथमपुर में निपटाने का मुद्दा। ये याद रखेंगे, धार जिले का पीथमपुर, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो ये फैक्ट हम याद रखेंगे। ठीक है। न्यायालय का आदेश क्या है? वहां के लोगों ने फिर प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया कि नहीं भाई, आप हमारे वहां इस कचरे का निपटान नहीं कर सकते। तो कोर्ट का इस पे क्या आदेश आया? कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने सरकार को कचरे को वैज्ञानिक विधि से, जी हाँ, इसका निपटारा आपको करना है वैज्ञानिक विधि से निपटाने और सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है कि आप 6 सप्ताह लीजिए और इसको वैज्ञानिक विधि से निपटाने का एक अपना प्लान मुझे दीजिए। स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है, लोगों को आपको बतलाने की आवश्यकता है। अदालत ने सरकार से जनता को सही जानकारी देने, जनता को आप सही गुमराह, जनता को गुमराह रख के आप इस समस्या का समाधान ना कीजिए, जनता को सही जानकारी दीजिए कि आप इसका क्या करने वाले हैं और भ्रामक सूचनाओं से बचाने का निर्देश दिया। ठीक है। स्थानीय विरोध क्यों हो रहा है? पीथमपुर के लोगों ने जल और वायु प्रदूषण की आशंका को लेकर विरोध प्रदर्शित किया कि भाई ये जो कचरा है, ये वर्षा के जल के साथ मिलके और हमारे भूमिगत जल को और हमारे जल के स्रोतों को गंदा कर सकता है। सरकार की पहल क्या रही है इसमें? 12 बड़े कंटेनरों को सुरक्षित स्थान पर रखने और जनता को स्थिति के बारे में जागरूक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। ठीक है। इस समाचार का महत्व क्या है? ये सेगमेंट मैंने आज से नया शुरू किया है। मैं आपको हर न्यूज़ के साथ बतलाऊंगा कि इस न्यूज़ का यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या विशेष महत्व है और ये आपके बहुत काम आने वाला है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में क्या टॉपिक आ सकता है? पर्यावरण और पारिस्थितिकी में प्रदूषण और विषैले कचरे का निपटान। ठीक है। आपदा प्रबंधन में, ये देखिए आप, यही एक सेम टॉपिक कितने विषयों में लागू हो रहा है, आप इसको देखेंगे। आपदा प्रबंधन में भोपाल गैस त्रासदी और जैसी आपदाओं के बाद उठाए गए कदम, उसके संबंधित ये काम आ सकता है। औद्योगिक विवाद और समाधान, ठीक है, शासन और पारदर्शिता, ये आ सकते हैं जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी समाचार का महत्व इस बात से भी दिखता है कि क्या इस टॉपिक से रिलेटेड, इस न्यूज़ से रिलेटेड पहले यूपीएससी ने कोई क्वेश्चंस पूछे हैं क्या? अगर वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। मैं ये भी आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है। पहला प्रश्न जो जीएस पेपर 3 2016 के पेपर में पूछा गया था, भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में आपदा प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। आपदा प्रबंधन के प्रबंधन में, डिजास्टर मैनेजमेंट का आप कैसे प्रबंधन कर रहे हैं, उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, उस पर चर्चा करने के लिए ये सवाल आया था। प्रश्न क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है एसए में 2018 के एसए पेपर में, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस पे आपको ऐसे लिखना था। तो ये देखिए, ये सेम न्यूज से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो ये एक खुद में इसको एक इम्पॉर्टेंट बनाता है और अभी ये हॉट टॉपिक है, तो उम्मीद है कि ये अगले एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी ना भी पूछे तो स्टेट पीसीएस तो पूछ ही लेगी, इसलिए आप वो जिले का नाम जरूर ही याद रखेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए क्या कर सकते हैं इसमें?
औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित नीतिगत सुधार के ऊपर हम विचार कर सकते हैं। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी के सबक और भविष्य की रणनीतियों के ऊपर हम सोच सकते हैं कि उससे हमने क्या सबक लिया और भविष्य की रणनीतियां हमारी क्या होनी चाहिए, हमने क्या लॉ में सुधार किए हैं, वो सारी बातें आप इस पर सोच सकते हैं, उसके पॉइंटेड नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने मॉडल क्वेश्चंस तैयार किए थे, 2 क्वेश्चंस आप इस पे सोच सकते हैं। क्या है ये? पहला है भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित विषैले कचरे के निपटान में आने वाली प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करें। क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, आप इस पर सोचेंगे तो आपके विचार खुलेंगे। औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए वैज्ञानिक विधियों की भूमिका, इस पर एक निबंध लिखना है, इस पर भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज है भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में यमन सरकार का रुख स्पष्ट, होती मिलिशिया के नियंत्रण में मामला। आप देख रहे होंगे कि एक भारतीय नर्स है निमिषा प्रिया, उनको अपने सहयोगी की हत्या के मामले में वहां पे फांसी की सजा मिली है। तो ये मामला काफी दिनों से द हिंदू में छप रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पर भी एक छोटा सा डिस्कशन बनता है, तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यमन सरकार का रुख क्या है इस पे? यमन की जो सरकार है, यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के चेयरमैन राशिद अल अलीमी ने निमिषा प्रिया की मौत की सजा को मंजूरी नहीं दी है। होती मिलिशिया का, यमन में क्या है, अलग अलग यमन के अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग सरकारों का नियंत्रण है। ठीक है, उसी में एक ये है होती मिलिशिया का नियंत्रण। निमिषा प्रिया का मामला होती मिलिशिया के नियंत्रण में है, जो राजधानी सना पर शासन करती है। ठीक है, मामले का अंतर्राष्ट्रीय आयाम क्या है? ईरान ने हाल ही में कहा है कि वह इस मामले को उठाएगा, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। ईरान ने भी इस मामले को उठाने की बात कही है। भारत का दृष्टिकोण क्या रहा है इसमें? भारत सरकार अभी इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर रही है, अभी इंडिया ने अपना कोई स्टांस रखा नहीं है। ठीक है, संदर्भ क्या है? निमिषा प्रिया को अपने व्यावसायिक साझेदार की हत्या के लिए 2017 में दोषी ठहराया गया था और अभी उनको हालिया फांसी की सजा मिली है, फांसी नहीं मिली। इस समाचार का महत्व क्या है? जीएस पेपर 2 अंतरराष्ट्रीय संबंध से, विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, मध्य पूर्व संकट और वैश्विक राजनीति, मानवाधिकार और न्याय व्यवस्था। ठीक है, यूपीएससी में क्या इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं? जी हाँ, पूछे गए हैं। जीएस पेपर 2 में 2020 के पेपर में था, विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा करें। आप जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे यूपीएससी में, आपके पास उनके कुछ बुलेट पॉइंट्स पे नोट्स होने चाहिए, तो आप इस पे जरूर सोचें और इसके नोट्स बना लें। ऐसे पूछा गया है 2018 में, द इम्पैक्ट ऑफ मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस ऑन ग्लोबल डिप्लोमेसी। मिडिल ईस्ट में कितनी ही उथल पुथल चलते रहती है, तो हम सबको ही पता है, तो उस पे उसका ग्लोबल डिप्लोमेसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके ऊपर चर्चा करनी है। प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है, आंसर अल्लाह इज अ टर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आंसर इसका था होती मिलिशिया। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैंने मेंस के लिए 2 क्वेश्चंस बनाए हैं अपनी तरफ से। विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण कर सकते हैं, इस पर सोच सकते हैं। यमन संकट और उसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभावों का मूल्यांकन करें, ये सोच सकते हैं। अब जो कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मैं आपके सामने टॉपिक्स लेके आऊँ, वो पहला है यमन में भारत की कूटनीति क्या रही है, आप उस पर जरूर ही विचार करें, इसके बारे में सोचें, गूगल करें, सर्च करें। विदेशों में भारतीयों के लिए राजनयिक चुनौतियां क्या रही हैं, उसके ऊपर विचार कीजिए आप। और ये केवल यमन के लिए ही या फिर मिडिल ईस्ट के लिए नहीं है, ये पूरे ग्लोब के लिए। ठीक है, अलग अलग हिस्सों में जहाँ पे भी भारतीय हैं उनके लिए राजनयिक चुनौतियां क्या रही हैं, उस पर आप विचार कर सकते हैं। होती मिलिशिया और यमन का राजनीतिक संकट क्या है, आप उसके ऊपर सोचिए। मध्य पूर्व की राजनीति का वैश्विक प्रभाव क्या रहा है, आप उसके ऊपर सोचिए। यही कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए टॉपिक्स हैं, जिसके ऊपर आप 2, 4, 5 लाइनें, मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्यादा नहीं लिखना, आपको 2, 4, 5 लाइनें ही लिखनी है। बढ़ते हम अपने अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज है, मैं आपको यहाँ पे मैप पे दिखा देता हूँ, यमन का है। आदेन की खाड़ी है उसके जस्ट बगल में, जो कि अरब सागर को मिलाता है लाल सागर से। यहाँ पे यमन, इसकी राजधानी है सना, ये याद रखेंगे, न्यूज में है तो पूछ भी सकता है। और यमन का एक द्वीप है अरब सागर में, सोकोत्रा द्वीप, ये कई बार पूछा भी जा चुका है, और इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये यमन का ही
द्वीप है, यमन का ही भाग है, सोकोत्रा द्वीप। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, यमन, ये उसकी राजधानी सना याद रखेंगे। ठीक है, हूती मिलिशिया याद रखेंगे। मैंने कुछ वैकल्पिक क्वेश्चंस भी लास्ट में दिए हुए हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये है यमन और ये उसके कुछ पड़ोसी राज्य, सऊदी अरबिया, ओमान, यूएई, कतर। ओके, तो यहाँ पे हमारा न्यूज़ खत्म होता है और प्रैक्टिस के लिए कुछ यूपीएससी स्टेट आज के 7 जनवरी के इस हिंदू में उतने कुछ खास विशेष न्यूज़ नहीं थे, ये 1-2 थे जिसके ऊपर मैंने चर्चा करी। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप वो देखिए। भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किस गैस से है? तो ये था मेथिल आइसोसाइनाइड से। ठीक है, इसी का लीकेज हुआ था, इसको आप ध्यान में रखेंगे, हमेशा पूछ सकता है। निमिषा प्रिया का मामला किस देश से संबंधित है? तो यमन से संबंधित है। यमन में हूती मिलिशिया का मुख्यालय किस शहर में है? तो अभी हमने पढ़ा सना में है। हूती मिलिशिया के नियंत्रण वाले देश में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य राजनीतिक समूह है? तो ये सऊदी समर्थित सरकार भी है, ईरानी समर्थित हूती भी है, संयुक्त राष्ट्र समर्थित गठबंधन भी है, सभी हैं ये तीनों के तीनों ही वहाँ के मुख्य राजनीतिक समूह हैं। वही मैं बोल रहा था ना कि यमन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजनीतिक समूहों का नियंत्रण है, जिसमें से सना के ऊपर किसका है? हूती मिलिशिया का है, जिसके अंडर में निमिषा का केस है। ठीक है, आज की जो हमारी 7 जनवरी की द हिंदू का एनालिसिस था वो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिली है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिले, न्यूज़ को देखने का, एक विचार ग्रहण करने की एक समझ मिले। और इसी के साथ मैं अपने आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।